नमस्कार। आज की जो क्लास है उसमें हम मध्यकाल के प्रांतीय जो राजवंश हुए उनके बारे में जानेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ और साथ ही साथ विघटन भी शुरू हुआ। फिरोज तुगलक के समय इसमें तेजी आई और 1398 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण के बाद बंगाल, जौनपुर, गुजरात, खानदेश जैसे प्रांत जो हैं ये भी स्वतंत्र हो गए। उड़ीसा और कश्मीर जो है ये तो संपूर्ण सल्तनत काल में दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र ही रहे। अब हम सबसे पहले बात करेंगे जौनपुर की। तो जौनपुर की स्थापना जो है वो फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि जौना खां की स्मृति में जमनपुर नामक स्थान पर की। मलिक सरवर नामक हिंजड़े को 1394 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक ने जौनपुर का गवर्नर नियुक्त किया। उसे सुल्तान उस शर्क व ख्वाजा जहां की उपाधि प्राप्त थी। तैमूर के आक्रमण के समय मलिक सरवर ने राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और जौनपुर में शर्की राज्य की स्थापना की। 1399 ईस्वी में मलिक सरवर की मृत्यु के बाद उसका दत्तक पुत्र मुबारक शाह शासक बना। इसका मूल नाम मलिक करन फूल था। इसने सबसे पहले जौनपुर में सुल्तान की उपाधि धारण की। अब हम बात करेंगे जौनपुर के जो दूसरा सुल्तान था इब्राहिम शाह शर्की, उसके बारे में। इसने ये जो इब्राहिम शाह शर्की था ये कला और साहित्य का बहुत बड़ा कद्रदान था और इसने स्कूल और मदरसों की स्थापना की। देश विदेश के विद्वानों को आमंत्रित किया। इब्राहिम शाह शर्की जो है इसने सिराज या हिंद की उपाधि धारण की। उसके संरक्षण में संगीत शिरोमणि नामक संगीत ग्रंथ जो है इसकी रचना हुई। फतवाए इब्राहिम शाही और बहरुल मवाज नामक पुस्तकें भी उसके काल में लिखी गई। अटाला मस्जिद का निर्माण भी इब्राहिम शाह शर्की के काल में पूरा हुआ। उसके समय में जौनपुर की नई शैली शर्की शैली का जन्म हुआ। इब्राहिम शर्की के अधीन हुई सांस्कृतिक उन्नति के कारण जौनपुर जो है इसको भारत का सिराज कहा जाने लगा। हुसैन शाह शर्की इस वंश का अंतिम शासक था। उसके समय में बहलोल लोदी ने जौनपुर को 1484 ईस्वी में पुनः दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। हुसैन शाह शर्की ने अलाउद्दीन हुसैन शाह नामक बंगाल के शासक के यहाँ पर फिर शरण ले ली। अब हम बात करेंगे मालवा की। मालवा के गवर्नर दिलावर खां गौरी यानी कि हुसैन खां गौरी ने तैमूर के आक्रमण के बाद अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, लेकिन उसने स्वयं को राजा घोषित नहीं किया। उसके पुत्र अलप खां ने हुशंग शाह की उपाधि धारण की। 1407 ईस्वी में गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह ने मालवा के ऊपर आक्रमण कर हुशंग शाह को बंदी बना लिया और गुजरात ले गया। हुशंग शाह ने मुक्त होकर मांडू को अपनी राजधानी बनाया। नरदेव सोनी जो था वो उसका खजांची था। हुशंग शाह ने व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए जैन व्यापारियों को सहायता दी। हुशंग शाह सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन का शिष्य था। उसने नर्मदा के किनारे होशंगाबाद नगर की भी स्थापना की। इसके पश्चात महमूद खलजी प्रथम जो था बाद में ये शासक बना। इसने हुशंग शाह के पुत्र मोहम्मद शाह गौरी को गद्दी से हटा दिया और स्वयं सुल्तान बन गया और खिलजी वंश की नींव डाली। महमूद खिलजी मालवा का सबसे योग्य और शक्तिशाली शासक था। उसने गुजरात के अहमद शाह प्रथम, बहमनी सम्राट मोहम्मद शाह तृतीय और मेवाड़ के राणा कुंभा के विरुद्ध युद्ध किया। महाराणा कुंभा के विरुद्ध युद्ध अनिर्णित रहा क्योंकि राणा कुंभा ने चित्तौड़ में जीत की स्मृति में कीर्ति स्तंभ बनवाया और महमूद खिलजी ने मांडू में 7 मंजिला विजय स्तंभ बनवाया। उसने अपना अधिकांश जीवन युद्ध करने में बिताया। ऐसा कोई वर्ष नहीं था जब युद्ध मैदान में न गया हो। फरिश्ता के अनुसार शिविर उसका घर बन गया और युद्ध का मैदान उसका आरामगाह था। मिस्र के खलीफा ने महमूद खिलजी को सुल्तान की उपाधि दी। उसके दरबार में मिस्र के सुल्तान अबू सईद का एक मिशन भी आया था। महमूद खिलजी ने मांडू में एक चिकित्सालय और आवासीय महाविद्यालय भी
स्थापित किया। व्यापार वाणिज्य के विकास हेतु जैन पूंजीपतियों को संरक्षण दिया। इसके पश्चात गयासुद्दीन जो है वो गद्दी पर बैठा। ये बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान था। शराब और इस्लाम में वर्जित अन्य वस्तुओं का सेवन नहीं करता था और एक शांति प्रिय व्यक्ति था, किंतु उसका पारिवारिक जीवन जो था वो कलहपूर्ण था। उसके सबसे बड़े पुत्र नासिरुद्दीन ने उसे जहर देकर मार डाला और इसके पश्चात स्वयं नासिरुद्दीन जो है ये गद्दी पर बैठा। और नासिरुद्दीन जो है ये बहुत ही तानाशाह प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके द्वारा निर्मित महल बाद में बाज बहादुर और रानी रूपमती के महल कहलाए। उसने इथोपियाई व तुर्की दासियों की एक अंगरक्षक सेना भी गठित की। इसके पश्चात जो एक प्रमुख जो सुल्तान गद्दी पर बैठा वह था महमूद द्वितीय। इसने षड्यंत्रकारी अमीरों को कुचलने के लिए चंदेरी के राजपूत शासक मेदिनी रॉय को अपना वजीर नियुक्त किया। वह चित्तौड़ के शासक राणा सांगा से पराजित हुआ, परंतु राणा सांगा ने उसे बंदी बनाकर छोड़ दिया। महमूद द्वितीय मालवा का अंतिम शासक था। 1531 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मांडू के ऊपर आक्रमण कर महमूद द्वितीय को पराजित कर मालवा को गुजरात में मिला लिया और मालवा का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया। 1535 ईस्वी में जब हुमायूं ने गुजरात के ऊपर आक्रमण किया तो मालवा दिल्ली साम्राज्य का हिस्सा बन गया। इस्लाम शाह सूर की मृत्यु के बाद मालवा के गवर्नर बाज बहादुर ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 1562 ईस्वी में अकबर ने बाज बहादुर को पराजित कर मालवा का विलय अपने साम्राज्य में कर लिया। बाज बहादुर के विरुद्ध अकबर के अभियान का नेतृत्व आदम खां ने किया। बाज बहादुर की पत्नी रूपमती सती हो गई। बाद में बाज बहादुर ने अकबर की अधीनता स्वीकार करके 2000 का मनसब ग्रहण किया। बाज बहादुर एक उच्च कोटि का संगीतकार था। अब हम बात करेंगे गुजरात प्रांत की। तो गुजरात जो है ये इसका दिल्ली सल्तनत में विलय अलाउद्दीन खिलजी ने 1297-98 ईस्वी में किया। 1401 ईस्वी में सूबेदार जफर खान ने मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण कर गुजरात में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। अहमद शाह प्रथम जो है इसे गुजरात की स्वतंत्रता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अहमद शाह ने साबरमती नदी के किनारे प्राचीन असवाल कस्बे के स्थान पर 1413 ईस्वी में अहमदाबाद नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाई। वह धार्मिक रूप से कट्टर था। हिंदुओं पर उसने पहली बार गुजरात में जजिया लगाया। उसने सिद्धपुर के मंदिरों को नष्ट किया। अहमद शाह ने मालवा के शासक हुशंग शाह को पराजित किया। अहमद शाह ने इस्लामी और स्थानीय हिंदू स्थापत्य का समन्वय कर भव्य इमारतों का निर्माण करवाया। अहमदाबाद में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। मिस्र के विद्वान बदरुद्दीन दमामिनी ने अहमद शाह के समय गुजरात की यात्रा की और सुल्तान की प्रशंसा करते हुए लिखा कि वह सुल्तानों में विद्वान और विद्वानों का सुल्तान था। इसके पश्चात गयासुद्दीन मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठता है, लेकिन इसमें सैनिक निपुणता नहीं थी और ये बहुत ही उदार प्रवृत्ति का था, इसलिए उसे करीम कहा जाता था। उसे जरबख्श भी कहते थे। जरबख्श का अर्थ है स्वर्ण दान करने वाला। इसके बाद कुतुबुद्दीन और दाऊद ये दो अयोग्य शासक बने और बाद में महमूद बेगड़ा जो कि अहमद शाह का पुत्र था ये गद्दी पर बैठा। इसका मूल नाम अबुल फतेह खां था। इसने महमूद शाह की उपाधि धारण की। इसे गिरनार और चंपानेर को जीतने के कारण बेगड़ा भी कहा जाता है। महमूद बेगड़ा अपने वंश का सबसे महान शासक था। इसने गिरनार के पास मुस्तफ़ाबाद नामक नगर की स्थापना की और इसने चंपानेर के निकट बाग फिरदौस की भी स्थापना की। बेगड़ा ने द्वारका को भी जीता और वहाँ कई मंदिरों को नष्ट किया। बेगड़ा ने फारस, तुर्की और मिस्र से कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। 1508 ईस्वी में बेगड़ा ने मिस्र के सुल्तान की मदद से नौसेना युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित किया। बारबोसा और बार्थेमा ने बेगड़ा के बारे में बहुत ही रोचक बातें लिखी हैं। बारबोसा कहता है कि बचपन में उसे जहर का सेवन करवाया गया था, इसलिए बेगड़ा इतना अधिक जहरीला था कि उस पर मक्खी बैठने पर भी वो तुरंत मर जाती थी। और बेगड़ा के बाद मुजफ्फर द्वितीय शासक बना और इसके पश्चात बहादुर शाह जो है ये गद्दी पर बैठा। ये गुजरात का अंतिम शासक था। उसके काल में गुजरात की शक्ति चरम पर पहुंच गई। उसने 1531 ईस्वी में मालवा को गुजरात में मिला लिया।
बहादुर शाह ने मेवाड़ पर भी आक्रमण किया। मेवाड़ की महारानी कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी। 1535 ईस्वी में बहादुर शाह हुमायूं से पराजित हुआ। बहादुर शाह जो है इसकी हत्या 1537 ईस्वी में पुर्तगालियों ने धोखे से उस समय कर दी जब वह पुर्तगाली जहाज पर संधि के लिए गया। वहाँ झगड़ा हो गया और बहादुर शाह पानी में कूद गया या फेंक दिया गया, जिससे वह समुद्र में डूबकर मर गया। और इस समय जो पुर्तगाली गवर्नर था वो नीनू डी कुन्हा था। थैंक यू।